शशि शेखर जी, आपकी प्रतिक्रिया आप चाहती हूँ, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ आज इस मंच से की गई है। छगन भुजबल ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की ये राय बनी है बैठक में कि फिर से दोबारा सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं, जो उन्होंने समाज का कल्याण किया है, जो ओबीसी समाज का भी उन्होंने जिक्र किया और छगन भुजबल ने किया। और उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि देश हित में सोचते हैं, जो कि विपक्ष नहीं सोचता है। बहुत बड़ा इशारा है कि लोकसभा के लिए ये सब कुछ हुआ है। लोकसभा के लिए तो सब कुछ हुआ है, इसमें तो कोई कहने मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अंजना, मुझे तीन बातें बहुत साफ दिख रही हैं। मुझे जब ये तमाशा शुरू हुआ और जब फ्लैश आया पहला, तो मुझे एक आज तक पे चलती हुई पुरानी तस्वीर याद आ गई कि शरद पवार जब सारे एमएलए वापस ले गए थे तो अजित पवार किस तरह से बेचैनी से अपनी छत पर टहल रहे थे, तो आपके कैबिनेट ने उसको ग्रैब किया था फोन पर बात करते हुए। उस दिन भी ये तय था कि दीवार पे लिखी जा रही हो कि ये होना है। आप पिछले दिनों भी जो एक कू की कोशिश को बचाया, जिस तरह उन्होंने पार्टी की विरासत अपनी बेटी को देने की कोशिश प्रफुल्ल पटेल को लाए, आज वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया है। इसलिए मुझे इंतजार है कि क्या वो एमएलए के साथ बैठेंगे वहां पर, पाएंगे कि उनकी ताकत कितनी है, या वही जुमला वो बोलेंगे तो जाते रहे। ठीक है, अब बस शरद पवार क्या कहते हैं इस पर नजर आएगी। के पास जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, उनकी बात। जब 23 को पटना में बैठक हुई थी और तमाम विपक्षी पार्टियां थी, शरद पवार और सुप्रिया सुले का अलग रुतबा था वहां पर, और ये खबर आ रही थी कि अंदर अंदर नाराजगी कई नेताओं में है, चाहे उसे बहाना बनाया जाए स्प्लिट का, चाहे जो भी वजह हो। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि चाहे 68 में हो, 78 में हो, या फिर उसके बाद 99 में सोनिया गांधी के खिलाफ, कांग्रेस से अलग हुए थे शरद पवार भी, और डिफरेंसेस उनके हैं, और राहुल गांधी की मौजूदगी थी उस मंच पे। दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि आज लगभग ये साफ है कि ये जो अगली बैठक होने वाली है, आप ही ने बताया था कि शायद बेंगलुरु में अब होगी, वहां पर बहुत विषम परिस्थिति होगी शरद पवार के लिए। 65 साल का उनका राजनीतिक अनुभव, लगभग 80-84 साल की उनकी उम्र, और 63-64 वाले अजीत पवार भतीजे ने नाक के नीचे ही एक ऐसा माहौल धीरे धीरे बनाया जिसमें यह दिख रहा था कि उनका मन मचल रहा है बीजेपी में जाने को। वो बस रास्ता बना रहे थे। तमाम तरीके शरद पवार ने भी अपनाए, अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं, बेटी को विरासत सौंपने की कोशिश की, लेकिन उन सब में वो कामयाब नहीं हो पाए। जो अगली बैठक विपक्षी खेमे की होगी, वहां पर क्या भूमिका रहती है, वहां पर क्या होता है, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। अस्तित्व की लड़ाई है ये शरद पवार के लिए। आपने ठीक कहा अंजना, दरअसल शरद पवार को अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में, और उनको यह बताना होगा कि आखिरकार ये क्या हुआ है, क्योंकि अभी ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी कि असली एनसीपी इस सरकार में शामिल है या असली एनसीपी शरद पवार के साथ में है। ये तो अब चुनाव आयोग और आगे की बात चलती रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर शरद पवार ने कहा कि ये विधायक गए हुए हैं, पार्टी नहीं गई हुई है, जिस तरीके से नागालैंड में उनके सरकार में शामिल है, उसी तरीके से यहां पर भी विधायक उनके सरकार में शामिल है, तो इसका मतलब है कि वो खोखला बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनसे ठोस बयान की उम्मीद की जाएगी विपक्षी दलों की तरफ से कि ठोस तौर पर वो किसके साथ में खड़े हैं, क्या वो विपक्ष के साथ में खड़े हैं या फिर वो उन विधायकों के साथ में खड़े हैं, क्या वो पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं या विपक्षी एकता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या उनका रुतबा वो रहेगा, उनके उम्र को देखते हुए उनका रुतबा रह सकता है, लेकिन पॉलिटिकल ताकत को देखते हुए शायद उनका रुतबा वो नहीं रहेगा। आपने दो चीजों का जिक्र किया, 1978 का और 1999 का। कांग्रेस के साथ, खास करके कांग्रेस कल्चर के साथ शरद पवार की लड़ाई इस बात को लेकर रही है कि दिल्ली की हेजिमनी, पार्टी हाईकमान की हेजिमनी के खिलाफ महाराष्ट्र खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उसके आधार पर हमेशा उन्होंने दिल्ली की सत्ता को चैलेंज करने की कोशिश की है। यहां पर अजीत पवार उसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। वो पार्टी की हाईकमान को चैलेंज नहीं कर रहे हैं या दिल्ली की हाईकमान को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ में मिलजुल कर आगे अब उनकी ही सत्ता आने वाली है, तो उनके साथ में हम सरकार बनाना चाहते हैं। ये उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा है कि अगर मोदी ही दोबारा जीत कर आने वाले हैं तो देश के और राज्य के विकास के लिए हमारा उनके साथ में रहना जरूरी है, और इसीलिए हम उनके साथ में हैं। यही बात अजीत पवार आज की स्थिति में कह रहे हैं। तो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी होगी। उनकी भूमिका अगर साफ नहीं आती है तो वो गोल मटोल अगर जवाब देंगे तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता के लिए ठीक नहीं होगा।
श्वेता शालिनी बहुत मुस्कुरा रही है। जब जब ये कहा जाता है कि मोदी साहब भी वापस आने वाले हैं, ऐसी पार्टी में बात हो रही थी आज, लेकिन जितना महेश चौहान जी का चेहरा उतरा उससे भी ज्यादा संजना गढ़ी जी का मुझे उतरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो हो रहा है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। शशि शेखर जी, आप सबसे प्रतिक्रिया लेने के पहले शशि जी एक सवाल मैं आपसे जल्दी से पूछना चाहती हूँ, जिसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद इन अन्य लोगों के पास जाएंगे। क्योंकि ये महाराष्ट्र से टोन क्या सेट होगा, क्योंकि जिस तरह की मुहिम अब देखी जा रही है, एक बहुत दिलचस्प बात जो अभी तक ना मैंने कही साहिल ना आपने कही, जो मेरे दिमाग में अभी अचानक आई, वो ये है कि कुछ ही दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे, अगर आपको याद हो, और उसके बाद से महाराष्ट्र का ये पूरा घटनाक्रम 2 दिन पहले बिल्कुल घटनाक्रम हो रहा है। देखिए जना, आपके जो आपने मुझसे सवाल पूछा और जो आपने साहिल से पूछा था, दोनों में एक एक बात ऐड करता हूं। हाँ। पहली बात ये, अपने यहाँ जो होता है ना उत्तर भारत में, एक दूल्हा होता है और उसके साथ एक सहवाला होता है जो उसका सबसे बड़ा साथी होता है। तो हमारे अगर नीतीश कुमार जी इसके दूल्हे थे, मान लीजिए विपक्षी एकता के, तो सहवाला की भूमिका शरद पवार अदा कर रहे थे। अब दो बातें बिल्कुल साफ हो गई कि कांग्रेस की आने वाले दिनों में जब भी ये लोग अपने सम्मेलन की बात करेंगे तो उनका बार्गेन इससे बढ़ जाएगा, इनका बार्गेन कमजोर हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बंगलुरु या शिमला जहां भी बैठक होगी, वहां पर ये दबाव नहीं बना पाएंगे कांग्रेस पर कि अभी आप किसी निर्णय पे पहुंचिए। कांग्रेस चाहेगी कुछ दिन टाले ताकि अन्य स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए और उसके बाद वो और बार्गेन करे, मुझे ऐसा लगता है। अब तीसरी बात, शरद पवार जी के जीवन में जो उन्होंने जो भी बबूल बोए थे, पहली बार वो उन बबूलों के बगीचे में खड़े हैं, देखते हैं कैसे निकलते हैं उससे बाहर। वो बबूल तो बहुत सारे बीच बीच में बोए हैं उन्होंने। अगर उनकी किताब को ही आप पूरा पढ़िए जो उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में ये लिखा था कि परिपक्वता के साथ जिस तरह से उन्हें वो स्थिति संभालनी चाहिए थी, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जो मैच्योरिटी की जरूरत थी वो उस वक्त नहीं दिखी।